आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको बताया गया था चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो आपको बताया गया था अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो आपको बताया गया है उस पत्नी का नाम है कारुवाकी ने दोस्तों सम्राट अशोक को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपको बताया गया था बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनामप्री भी था? देवनामप्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको बताया गया है अशोक को देवनामप्री कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताया गया है दोस्तों मौर्य वंश जो है यह प्राचीनतम राजवंश है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो आपको बताया गया है कलिंग युद्ध में भारी मार काट के कारण सम्राट अशोक ने शस्त्रों का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध कला का। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सांची दोस्तों बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, आपको बताया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बताया गया है दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। क्या था? पण था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं, लेकिन अजात शत्रु दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है अशोक के शिलालेखों में? आपको यह बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने है।
यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में भी लिखकर बताइए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। किसमें? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह भी प्रश्न आपको बताया गया है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसने 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था? तो आपको बताया गया है दोस्तों, सम्राट अशोक एक ऐसा शासक था जिसने 16 के 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अब यहां से दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यह आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान से देखिए। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, पूछा जाता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जवाब है श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने दोस्तों भारत के 6 महाजनपदों को जीता था, और इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। तो ध्यान रखिएगा गुप्त वंश में पहला शासक श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। इसे याद रखिएगा, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। समुद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना। तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त जो है ये लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है ये अगला शासक बना। अब यहां से दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों समुद्रगुप्त जो था ये संगीत प्रेमी था, और इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की थी। आगे बढ़ते हैं, महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत देश का नेपोलियन भी कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है किसे कविराज कहा जाता है, तो इसका जवाब है समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, और समुद्रगुप्त ने दोस्तों परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। पूछा जाता है समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था, तो विष्णु का उपासक था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि दोस्तों हरिसेन था। पूछा जाता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। इसे याद रखिएगा, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो हरिसेन ने दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। शकों के आक्रमण को इसने विफल कर दिया था, मतलब विदेशी आक्रमण को इसने विफल कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देखते हैं। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे भारत के इतिहास में। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। पूछा जाता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जवाब है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। ठीक है, आर्यभट्ट दोस्तों ये भारत के महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे और कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभवम की रचना की थी। यहाँ पर जितने पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, गुप्त वंश में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया। पूछा जाता है किस वंश में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था? तो इसका जवाब होगा गुप्त वंश में। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल में ही हुआ। तो यह भी पूछा जाता है नगरों का क्रमिक पतन किस काल में हुआ? तो इसका जवाब है गुप्त काल में हुआ। सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए। इसके बाद दोस्तों 20 से ज्यादा प्रश्नों का टेस्ट भी लेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुमारगुप्त अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना गुप्त वंश का। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। या शासकीय भाषा पूछा जाए या दरबारी भाषा पूछा जाए गुप्त शासकों की, तो इसका जवाब है संस्कृत भाषा थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। तो प्रश्न यहां पर पूछा जाता है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो इसका जवाब है गुप्त काल में जारी किए गए थे। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे से दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताया गया है दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न काफी अच्छा था। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन आपके सामने है, इस प्रश्न को आपको बताया गया है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन आपके सामने है, भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दोस्तों एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का भी प्रयास करिए। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? या गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? तो इसका जवाब क्या है आप लोग बताइए? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो देखिए दोस्तों, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी, इसे ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विषयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विषयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन आपके सामने है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्ष? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों,
कवि कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज कवि थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। फाहियान कहां का निवासी था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फाहियान कहां का निवासी था? तो इसका जवाब है दोस्तों, फाहियान चीन का निवासी था। कहां का? चीन का निवासी था। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। किसे? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। फाहियान और ह्वेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? क्रमशः यहां पर लिखे गए हैं, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, फाहियान और ह्वेनसांग ने क्रमशः चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किसके शासनकाल में या किसके राज दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में थे धन्वंतरी। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन जो था दोस्तों, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जितने प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन या कालिदास? तो देखिए दोस्तों, कुमार संभव महाकाव्य इसे कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास जी ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन आपके सामने है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इस प्रश्न को भी बताया गया है। इसका जवाब है दोस्तों, गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गुप्त काल में दोस्तों नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गुप्त वंश ने 319 से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन गुप्त काल में। गुप्त काल में दोस्तों सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है,
गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी या विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दोस्तों परम भागवत उपाधि धारण की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अब यहां से दोस्तों हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, उसके बाद इन्हीं से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि यह भी आपके सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन दोस्तों यह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका पुत्र था, प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिसने उत्तरी भारत में 606 से 647 तक शासन किया था। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 तक है और यह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वर्धन राजवंश लिखा है इसकी राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने ही किया था। इसको ध्यान रखिएगा। हर्ष को दोस्तों शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने दोस्तों शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। शशांक कौन था, ये बंगाल का पहला महान राजा था जिसे हर्ष ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी और इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था और इसमें हर्ष की पराजय हुई थी और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया या भारत में लगभग 14 सालों तक रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो इसका जवाब है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था और यह लगभग 14 सालों तक भारत में रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है और वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। प्रश्न इससे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष के समय में दोस्तों प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं इस समारोह में शामिल हुआ था। कब, छठे समारोह में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। प्रश्न पूछा जाता है हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की थी, तो इसका जवाब है बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। कौन, हर्ष। हर्ष दोस्तों संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, किंतु बाद में चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हर्ष पहले शिव का परम भक्त था, बाद में चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जवाब है हर्षवर्धन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। इसे भी ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, मथुरा था। तो यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे दोस्तों आप टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, वह अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों आपको बताया गया था, पहले यह शिव का परम भक्त था, किंतु ह्वेनसांग के संपर्क में आने के बाद यह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाणभट्ट। हर्षचरित दोस्तों ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग भारत आया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ह्वेनसांग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है, एहोल अभिलेख से मिलती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों, हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो इसका जवाब है नर्मदा नदी के तट पर। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने दोस्तों गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया था। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, शशांक। शशांक दोस्तों ये बंगाल का शासक था जो हर्ष के समकालीन था। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नर्मदा के। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में किया करता था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन हरियाणा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने दोस्तों वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? कौन सा नगर था आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मथुरा। ह्वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कवि बाणभट्ट निवासी था? कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन थानेश्वर। कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको थ्योरी सेक्शन में बताया गया था। इसका जवाब है दोस्तों हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहां किया था आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कन्नौज व प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज व प्रयाग में किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार हर्षवर्धन थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है ह्वेन सांग। ह्वेन सांग को दोस्तों वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ह्वेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 14 साल। ह्वेन सांग भारत में लगभग 14 सालों तक रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पुलकेशियन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशियन द्वितीय ने रोका था, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कालिदास।